चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे थे मोशन इन अ प्लेन। अब देखो, अगर इस टाइप से मोशन हो रहा है, आपने स्टार्टिंग में एक इनिशियल वेलोसिटी दी होगी u। इस इनिशियल वेलोसिटी के कारण ही इसने पूरा ऐसा मोशन परफॉर्म किया है। इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, जो x डायरेक्शन में होगा उसे हम ux कहेंगे, और जो y डायरेक्शन में होगा उसे uy कहेंगे। तो देखिए, हमारी ये जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके दो कंपोनेंट x डायरेक्शन में ux और इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में uy। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये जो u है इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिख के दिखाएंगे? जो x डायरेक्शन में है मल्टीप्लाइड बाई i, प्लस जो y डायरेक्शन में है मल्टीप्लाइड बाई j कैप। i कैप क्या बताता है? x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में क्या था? ux। हमने तो यहाँ पे ux लिख दिया, इसलिए पता चल रहा है x डायरेक्शन में। अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो 5 और ऐसा लिखा हो 3, तब तो हमें पता नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू आई कैप, यानी कि हमको पता चल जाएगा वो x डायरेक्शन में, और 3 इंटू जे कैप, इससे पता चल जाएगा कि वो y डायरेक्शन में। ठीक है, कहीं पे भी हमको वेलोसिटी बताना हो तो हम ऐसे ही बताते हैं। अब वैसे ही देखो, थोड़ी देर के बाद जो हमारी बॉडी है ना, जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसकी ये वाली वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि इसको अपोज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन, कोई फोर्स नहीं है। ux यहाँ पे इतना हो जाएगा। आगे चल के इसका क्या नाम देते हैं हम लोग? vx नाम दे देते हैं इसको, कि थोड़ी देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, उसको हम vx कहेंगे। और vx अल्टीमेटली ux के बराबर ही होता है, क्योंकि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी uy थी। अब थोड़ी देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इससे हम लोग निकाल सकते हैं जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो किसी भी पॉइंट पे आपको x डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x डायरेक्शन में तो हमेशा फिक्स है, y डायरेक्शन में चेंज होती है। और आपको वेलोसिटी आफ्टर टाइम t निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए हमने क्या लिखा है? माइनस gt। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं इस पॉइंट के ऊपर आप इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो लिख के बताइए। तो आप इसका वेलोसिटी वेक्टर उस पॉइंट पे कैसे लिख के बताएंगे? जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके साथ में आई कैप, प्लस जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके साथ में j कैप। हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डायरेक्शन में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, बॉडी यहां थी और बॉडी यहां पे पहुंच चुकी है, अब आपको निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। ऐसे जाओगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट क्या होती है? दोनों पॉइंट को एक लाइन से जोड़ दीजिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये आपको निकालना है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक लाइन ड्रॉ करी। ये और ये अगर हमें मिल जाए तो हम पाइथागोरस लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये और ये हमें कैसे मिलेगा? ये हमने कल फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन। याद आ रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद ये देखा था हमने वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इसको हमने एक्स और वाई के फॉर्मूले से सीखा था। एक्स क्या था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। क्या स्पीड चेंज हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यूएक्स उसकी स्पीड थी और टी टाइम में वो यहां तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि बताओ आफ्टर 5 सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है। तो आपको टी की वैल्यू दे रखा है, आपको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे के रखेगा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये आपको निकालना है। और वाई डायरेक्शन में जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालोगे? s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई डायरेक्शन में? यू वाई यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 सेकंड के बाद ये एक्स डायरेक्शन में कितना पहुंच चुका होगा। देखो, एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उसके लिए फॉर्मूला है ये। और ये कितना ऊपर जा चुका होगा, उसके लिए फॉर्मूला है ये। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम।
और वैसी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में असलरेशन भी है, एक्स डायरेक्शन में कोई असलरेशन नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो प्लस हाफ 80 ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके पास कोई असलरेशन नहीं है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, तो असलरेशन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0। तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखो ये है एक्स की वैल्यू और ये है वाई की वैल्यू, तो आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये एस, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख के बताइए, तो आप कैसे लिख के बताएंगे? एक्स डायरेक्शन में जो मूव किया है उसके साथ में क्या लगा देंगे, आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में जो मूव किया है उसके साथ में जे कैप। देखो भाई अगर वेलोसिटी निकालना है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जे कैप। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने कहूंगा तो क्या निकालोगे आप? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जे कैप। ये तो बहुत इजी हो गया। तो ऐसे करके हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा। कल जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे वो याद है कुछ कुछ? हमने मेन 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, THR3। तो T जो था वो था टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, जब किसी बॉडी को फेंका जाता है तो वो यहां से चली और वापस से ग्राउंड में आने में वो जितना टाइम लेती है उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फॉर्मूला क्या आया था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद h ये था कि बॉडी मैक्सिमम कितनी हाइट तक की जाएगी। जब भी आप किसी चीज को फेंकते हैं तो एक हाइट को अचीव करती है। इस हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद बॉडी जो है एक डिस्टेंस कवर करती है, बहुत दूर जाके जमीन को टच करती है, जब ये वापस से ग्राउंड को टच करती है जो डिस्टेंस इसने कवर की उसे हम रेंज कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। क्या ये फॉर्मूले याद है? चलो न्यूमेरिकल बनाते हैं फटाफट। लिखिएगा पहला क्वेश्चन। A stone is thrown with 10 meter per second speed. A stone is thrown with 10 meter per second speed at an angle of 30 degree. At an angle of 30 degree from the ground. From the ground. Find TH and R. Find TH and R. तो देखो आपको गिवन डेटा क्या क्या है। आपको पहला गिवन डेटा है U। U कितना है? तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है अ स्टोन इज थ्रोन with 10 meter per second speed at an angle of 30 degree from the ground. Find TH and R. तो इस क्वेश्चन में आपको U दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। आपसे पहले पूछा है क्या इसने T की वैल्यू। फाइंड THR का है इसने, तो देखिए T निकाल लेते हैं हम लोग। 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है? 1/2 डिवाइडेड बाई जी की अगर वैल्यू नहीं दिया है तो इसको हम लोग 10 कंसिडर कर लेते हैं अभी। तो इसकी वैल्यू हमने रख ली 10, तो 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये क्या बच गया? 1 सेकेंड। अब दूसरी चीज हमको क्या निकालना है? इसने कितनी हाइट अचीव की। तो 10 का स्क्वायर, उसके बाद साइन 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10। तो 10 से ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 8, यानी कि 1.25 मीटर। तो इसने इतनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा ये। उसके बाद तीसरी चीज है कितनी दूर जाके ये गिरेगा, यानी कि रेंज। तो 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? ये 60, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 10 का स्क्वायर √3/2 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा 5√3 मीटर। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
अ पर्सन किक्स अ फुटबॉल, क्वेश्चन लिखिए सब बच्चों। अ पर्सन किक्स अ फुटबॉल with 5 meter per second, 5 meter per second at an angle of 37 degree, at an angle of 37 degree with ground, full stop. Find the distance at which, find the distance at which the ball will touch the ground. हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अ पर्सन किक्स अ फुटबॉल with 5 meter per second at an angle of 37 degree with ground. Full stop. Find the distance, find the distance at which बॉल टच द ग्राउंड। तो आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल जो है वो हवा में चली जाएगी, थोड़ी देर के बाद आके वापस से जमीन पे गिरेगी, और उसने यही डिस्टेंस निकालने बोला, यानी उसने क्या कैलकुलेट करने का है, एच क्या, रेंज, आर उसने कैलकुलेट करने बोला है कि वापस से फुटबॉल कब ग्राउंड को टच करेगी। तो हमें रेंज निकालना है आर, हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहां से हम रेंज निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 37 डिवाइडेड बाई जी। अब 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 74। साइन 74 की वैल्यू किसी को याद है? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन में फंसो आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखो, बाद में आप लोगों को खुद से ऐसे क्वेश्चन बनाना है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को जब आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहां पे देखो आपको दिया हुआ है क्या, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। अब देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें थीटा को 37 डिग्री बना लिया। अगर ये 37 है तो इसके सामने वाली साइड कितनी होती है, 3, नीचे वाली 4, और ये वाली क्या होती है, 5। ये हमको हमेशा से याद है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन 37, साइन 37 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो मैं क्या लिख दूंगा, 3/5। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख दूंगा उसकी जगह पे 4/5। खत्म। यहां से देखो हमको पता चल गया साइन 37 इज इक्वल्स टू होता है 3/5 और कॉस 37 इज इक्वल्स टू होता है क्या, 4/5। तो यहाँ पे यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 10। 5 से ये 5 कट गया और ऊपर में बचेगा क्या, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये 12/5 मीटर इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ये 2 से ही कट गया 5 टाइम्स, तो 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 5। हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अ स्टोन इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ, a stone is thrown with a speed of 5 meter per second at 37 degree with ground. (37° with ground). Find its initial and final velocity. Find
इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, मुझे कुछ टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कराना है। इनिशियल का मतलब तो आप समझते हैं कि जब उसने फ्लाइट शुरू की। फाइनल का मतलब क्या होगा, जब वो अपनी फ्लाइट को खत्म करेगा, पूरा इसने पाथ कंप्लीट कर लिया। इसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट और इसे हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा फाइनल पॉइंट होगा। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे हो सकता है बॉडी यहाँ, हो सकता है यहाँ, या हो सकता है यहाँ। लेकिन अगर उसने कोई टाइम नहीं दिया और सिर्फ लिखा है फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल पॉइंट कहाँ होगा, जब ये दोबारा ग्राउंड को टच करेगा। अब देखो इसने क्या दिया है, u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड और थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है इसने, 37 डिग्री। तो भाई स्टार्टिंग पोजीशन पे ये वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो देखो ऐसी है u, और ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसने हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया हुआ है 37। अब स्टार्टिंग पे आपको बनाना है वेलोसिटी वेक्टर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इंटू आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इंटू जे कैप। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ये ऐसा 37 डिग्री बना रहा है। तो देखो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 5। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, देखो u की वैल्यू 5। वेक्टर की जो लेंथ होती है वही उसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो ये 5 है, ये 37। यहां से अगर मैं धीरे से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये 3। 37 के सामने वाला 3 होता है। तो देखो x डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट आ गया, 4, और y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ गया, 3। समझ में आया कि भाई जब भी हमारा हाइपोटेन्यूस 5 होता है और ये एंगल 37, सामने वाली साइड होती है 3 और नीचे बेस क्या हो जाता है, 4। ये चीज हमने याद कर ली। मान लो अगर ये ऐसा होता कि ये दिया हुआ है 10 और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 53 डिग्री। जब एंगल 53 डिग्री बनता है, हमको हमेशा क्या करना है, बस ये लाइन ड्रॉ कर देना है। अगर ये एंगल 53 है ना, तो ये एंगल ऑब्वियसली 37 होगा, क्योंकि 90 प्लस 53 प्लस 37 मिलके ही 180 बनेगा। तो ये 53 दिया हुआ है ना, तो समझ जाओ ये क्या है, 37। 37 के सामने वाली साइड कितनी होती है, 3 कब होती है, जब ये 5 होता है। जब ये 5 था ना, तो ये 3। आपने हाइपोटेन्यूस को डबल कर दिया, तो परपेंडिकुलर को भी डबल करेंगे। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे क्या, 6। सॉरी ये नहीं, ये वाली 37 के सामने वाली। अब ये कितनी हो जाएगी, 8। चलो अब ये बताओ कि अगर ये 25 है, ये 37 डिग्री है, ये 25 है, तो ये कितना होगा। देखो इसको आपने 5 टाइम्स कर दिया, 37 के सामने तो 3 आना चाहिए, लेकिन जब इसको 5 टाइम्स किया है तो इसको भी 5 टाइम्स करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 15। यहाँ आना चाहिए था 4, लेकिन जब हम सबको 5 टाइम्स कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कर देंगे, तो ये 20 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 37, तो बताया बस सीधे ये लाइन ड्रॉ करो। 37 के सामने वाली साइड 3 होगी और नीचे वाली साइड होगी 4। वो 3 और 4 क्यों हुई, क्योंकि हाइपोटेनियस 5। अगर हाइपोटेनियस 10 होता तो ये 6 और 8 इस तरीके से। आप लोग कर लोगे इस चीज को, समझ में आई ये चीज। ये बहुत, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये 37 53 की हेल्प से निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको पता चल गया इसका जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा कितना। ये देखो ऐसे अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये हो जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो हमारा यू एक्स है और यही तो हमारा यू वाई। तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर यू डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू जे कैप। तो यहां का यू वेक्टर कितना हो जाएगा, 4i प्लस 3j। वैसे अब फाइनल पॉइंट का कोई बता सकता है। हाँ, हमने एक चीज शुरुआत में डिस्कस की थी कि ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होने वाली है, कभी भी चेंज नहीं। तो ये वाले पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, ग्राउंड को भी जस्ट टच करने ही वाला है, तो इसकी इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी जो पहले थी, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 4।
स्टोन यहाँ पे ऐसे ऊपर गया था तो वर्टिकल वेलोसिटी भी ऊपर थी, लेकिन अब स्टोन जो है वो वापस अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो उसकी वेलोसिटी एक्चुअली ना यू ऐसी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और हमको पता है कि सेम लेवल पे वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर में 3 थी, तो यहाँ नीचे में कितनी हो जाएगी 3। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि अगर मैं अपने हाथ से कोई चीज ऊपर फेंकूं, मान लो यहाँ पे उसकी स्पीड जो थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और मान लो यहाँ पे 0, ये ऊपर जाते समय, तो जब वो बॉडी नीचे आएगी ना तो वापसी में भी यहाँ पे एग्जैक्टली 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 होगी। ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके प्रूफ करके देखा था कि ऐसा क्यों होता है। तो जितनी स्पीड ऊपर जाते समय जिस पॉइंट पे वापस आते समय उस पॉइंट पे उतनी ही स्पीड होती है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी थी 3, तो यहाँ पे भी वर्टिकल वेलोसिटी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी 3, तो इसको मैं क्या लूंगा -3। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी वेक्टर आपसे कोई पूछे ना तो बोलना एक्स डायरेक्शन में तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है तो 4i, लेकिन वाई डायरेक्शन में अब क्या है डाउनवर्ड हो गई है, वहां ऊपर थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3j। तो ये डायग्राम बना के आप दोनों जगह पे उधर पे u वेक्टर और इधर पे v वेक्टर लिख दीजिए। देखो मोशन इन प्लेन में एग्जाम्पल नोट करवा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 4.1 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपके किसी न किसी टेस्ट में या एग्जाम में ही आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 4.1, उसके बाद 4.2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4.3 को भी आप देख सकते हैं, 1 और 2 जितना तो नहीं है पर ये भी ठीक ठाक है 3। फिर 4.4, 4.6, 4.8, 4.9 और 4.10। इनको आप लोग एक बार देख सकते हैं, लेकिन 4.1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। उसके बाद 4.2 भी आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाइए, 4.6 हमको बनाना है। वेक्टर आप लोग कर चुके हैं, इसको एक बार खुद से कोशिश करना, नहीं बनेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। और खास तौर पे इसका पार्ट ए और पार्ट सी, इसमें टोटल 4 पार्ट है ना, तो पार्ट ए और पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट 4.11, फिर 4.12, 4.13, 4.14, अभी करेंगे ना, तो पूरे टिक लगा दे रहा हूं। 4.14, उसके बाद 4.15 में ना आपको कैल्सी की जरूरत पड़ती है, तो इसको आप लोग ना कैलकुलेटर की हेल्प से एक बार बना के जरूर देख लेना, या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एग्जाम में इसके आने के चांसेस तो कम है। उसके बाद 4.16, इस क्वेश्चन को आज हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 4.18, उसके बाद ओके ओके टाइप के 3 क्वेश्चन है, 20, 21, 22। 20, 21 और 22, इसको तो हमें करना ही करना है और एडिशनल को छोड़ देना है।
पर अगर किसी की इच्छा हो कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाने की तो वो 4.26 को ट्राई कर सकते हैं। आइए 4.26 को ट्राई कर सकते हैं। और इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो है 4.32। ये अगर JEE की तैयारी करोगे तो इसको बनाना, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। हाँ मैं उसका भी बता देता हूँ। 4.32। उसके बाद चैप्टर 3 के भी बता देता हूं। इसमें भी 3.1 और 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद 3.3, 3.4 और 3.5 ये ओके ओके टाइप है। इनको एक बार देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 1 और 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है और 3, 4, 5 ठीक ठीक है। इसके बाद 3.9 एग्जाम्पल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको देखने मिलेगा पूरे 11th में किसी न किसी टेस्ट में, एग्जाम में। अब इसमें अनसॉल्व में 3.3 है, 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है और दो अच्छे क्वेश्चन है 3.9 और 3.12। 3.9 जो है उसमें आपको शायद मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। तो 3.9 आपको खुद से बनाना है। 3.12 थोड़ा सोचोगे तो आपको बन जाएगा, ग्राफ तो बड़े इजीली बन जाएगा। उसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पे 3.16 दिया हुआ है, ये आपको देखना है कि चारों में से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब देखो इन चारों ग्राफ में ऊपर के जो दो ग्राफ हैं उसमें टाइम है ये नीचे वाले एक्सिस के ऊपर। क्या एक ही टाइम पे बॉडी दो पोजीशन पे रह सकती है? तो देखो एक ही टाइम पे अगर आप टाइम से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे है टाइम, अगर मैं इस टाइम मान लो t = 2 सेकेंड है, यहां से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करूं तो एक बार इसको यहाँ पे कट किया, इसको एक बार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक पोजीशन x1 और यहाँ पे एक पोजीशन x2। ऐसा पॉसिबल है आप एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे रहो? नहीं, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला दिख रहा है आपको ये वाला, ये वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। क्या ये वाला पॉसिबल है? एक ही पॉइंट पे मान लो ये वाला टाइम है, इस पे देखो वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में भी है और इधर डायरेक्शन में भी। पॉसिबल है कि आप एक ही टाइम पे इधर भी चल रहे हो और इधर भी चल रहे हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तीसरा ग्राफ दिया हुआ है ये स्पीड और टाइम के बीच में, यहाँ पे t है और यहाँ पे s है। डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? वेलोसिटी नेगेटिव होती है, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। आप चाहे इस डायरेक्शन में जाओ चाहे इस डायरेक्शन में, अगर मैं स्पीड पूछूंगा तो आप पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे। और ये देखो ये तो ओरिजिन के इधर से शुरू हो रही है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद चौथा वाला है लेंथ और टोटल पाथ। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल पाथ और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, इनके बीच में ये ग्राफ दिया हुआ है। इसके बारे में आपको सोचना है और मुझे कल की क्लास में बताना है क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल? टोटल पाथ और टाइम के बीच में ये ग्राफ है। क्या टोटल पाथ आपने जो कवर किया, यहां से आप अपने घर गए और घर से यहां आए, मैं बोलूंगा टोटल आपका पाथ 0 है। पॉसिबल है क्या ऐसा?
आपने जो टोटल पाथ कवर किया है ना, वो सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। ओला वाले भैया, यहां से हम गए रेलवे स्टेशन, उन्होंने 200 रुपए चार्ज किया, हमने बोले वापस मुझे घर ले चलो, मुझे माइनस 200 रुपए दे, क्योंकि अब टोटल पाथ देखो रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। वो बोलेगा नहीं, आपने पाथ और आगे कवर किया है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, टोटल पाथ कभी कम हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा बढ़ते जाएगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ। अच्छा, मैंने बता दिया क्या ये? चलो कोई बात नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और 3.18 भी, 3.18 क्लास में हो चुका है क्वेश्चन। तो इनको बनाओ भर भर के। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ ठीक है, उसका भी मैं करवा दूंगा टिक। पहले ये 2 चैप्टर का करो, अगली क्लास में दूसरे चैप्टर का टिक करवा दूंगा, ठीक है? दूसरे का भी, और 2-4 चैप्टर आगे तक के मैं करवा दूंगा। टोटल ना मैं एक पेज पे लिख के ले आता हूँ, कुछ ना स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बस कि मैं खुद अपनी बुक में ओपन करके देखूं और उसके बाद फिर आपको ला के दे देता हूँ। क्या है, अगले चैप्टर में से, लॉ ऑफ मोशन में से कुछ कुछ चीजें डिलीट हुई हैं, तो उसको हटा के फिर आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A stone is thrown with a speed of 100 meter per second. A stone is thrown with a speed of 100 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical. Find the velocity vector. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। A stone is thrown with a speed of 100 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical. Full stop. Find the velocity vector and its speed after 4 सेकेंड। अभी तो आपने फाइनल पॉइंट पे निकाल लिया था बहुत मजे से, अब आपको 4 सेकेंड के बाद निकालना है। मैं एक बॉल को फेंकूंगा 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 4 सेकेंड के बाद वो जहां पे होगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। उसकी वेलोसिटी ना हर सेकेंड चेंज हो रही है, क्योंकि देख रहे हो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, एक टाइम पे ऊपर जाना बंद कर देती है, अब वो नीचे आना शुरू हो रही है, मतलब वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो 4 सेकंड के बाद आपको उसकी वेलोसिटी निकालना है। हाथ से मैंने फेंका तो 60 डिग्री वर्टिकल एंगल बनाते हुए 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे फेंक दिया था। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है कितनी, 100 मीटर पर सेकंड, और एंगल हमको कितना दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू, नहीं, हम लोग हमेशा एंगल कहां से लेते थे अभी तक के, हॉरिजॉन्टल से। हमने सारा कैलकुलेशन इसके लिए किया है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ये हमारे लिए थीटा नहीं है, हमारे लिए थीटा ये है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। तो ध्यान से, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। समझ में आया 30 क्यों है, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन ना हॉरिजॉन्टल से एंगल पे की है। यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। अब देखो इसकी फ्लाइट का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसकी जो फ्लाइट है वो यहां से लेके यहां तक की है इसकी फ्लाइट। अब इसने बोला है कि 4 सेकंड के बाद उसकी आपको वेलोसिटी वेक्टर बनाना है और उसकी स्पीड बनाना। अब भाई हमने फेंके तो उसको यहां से थे ऐसे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे फेंके थे। 4 सेकंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी वगैरह निकालना है। मुझे क्या पता 4 सेकंड के बाद ये कहां पे होगा। मैंने रेंडमली कोई एक पॉइंट चूज कर लिया, मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया। हमेशा इधर चूज करना, अगर आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव आया मतलब सही है, अगर एक आंसर निगेटिव आया इसका मतलब वो ना इस तरफ में होगा, लेकिन किधर है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब यहां पे देखो, इस डायरेक्शन में इसकी एक वेलोसिटी होगी और इस डायरेक्शन में इसकी एक वेलोसिटी होगी, मानते हो इस बात को? अभी मुझे बताओ इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 cos 30। इस डायरेक्शन में जहां से एंगल बनता है
उसमें क्या हो जाता है 100 cos 30, और जिससे एंगल नहीं बनता उसमें क्या हो जाता है sin 30। तो ये हमको पता है, ये वाली, इसमें थीटा लिख दिया है मैंने, इसको 60 डिग्री का 30 डिग्री कर देते हैं। क्या cos 30 की वैल्यू सबको पता है √3/2, sin 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2। तो आप इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। यहां पे बताओ ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसे निकालोगे? ये तो कांस्टेंट होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चाहे आप यहां बनाओ चाहे यहां, हम तो यहां पहुंच गए थे तो भी हॉरिजॉन्टल वाली सेम थी। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये 100 cos 30 इतनी होने वाली है। ये वाली वेलोसिटी चेंज हो गई है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में, यहां पे जो वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में v इज इक्वल्स टू u प्लस at। एक ही तो फॉर्मूला आता है हमको t सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालने का। अब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालो और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकालो, सब में y y कर देना है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको y डायरेक्शन की पता है 100 sin 30, एक्सेलरेशन माइनस g की वैल्यू 10 ले लेंगे हम लोग। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, 100 sin 30 इंटू t कितने सेकंड के बाद पूछा है 4 सेकंड, तो 4 माइनस 10 इंटू 4। तो देखो जरा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, कितना आसान है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास में, किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, बस टाइम की वैल्यू पुट करना है। तो देखो sin 30 होता है 1/2, अगर ये 1/2 है तो 100 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 4 200 माइनस 40, 200 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा 160। इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? हाँ ये तो कम आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये वाले यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सही लिखा है u बाय, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पता नहीं t लिख दिया है, तो इसको करेक्ट कर देना। फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 40, तो आंसर क्या आने वाला है 10। तो ये आ जाएगा क्या 10 मीटर पर सेकेंड। सोचो चला तो था वो कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में। ये कितना होता है 1/2, तो 100 इंटू 1/2 ये 50 आने वाला है। तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 50 थी, धीरे धीरे वो पहुंच गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसकी वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि अभी ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, अभी भी ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब ये ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ जाती माइनस में, अगर मैं आपको बोलता कि आप निकालिए कितनी देर के बाद 8 सेकंड के बाद, तो 50 माइनस 80 माइनस 30 आता, यानी कि माइनस 30 मतलब वो यहाँ कहीं पे होता, वो नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस में आ गया। तो यहाँ पे देखो हमने ये निकाल लिया 10 मीटर पर सेकेंड, और ये तो है कितना 100 cos 30। 100 cos 30 यानी कि कितना हो जाएगा ये 100 इंटू √3/2, या इसको मैं बोल सकता हूँ 50√3। तो देखो ये एक्स डायरेक्शन में है कितना ये वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन में है कितनी ये वाली वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो एक्स डायरेक्शन में है उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई आई कैप, प्लस जो वाई डायरेक्शन में है उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई जे कैप। किसी भी पॉइंट पे दो कंपोनेंट होंगे, जो एक्स कंपोनेंट होगा उसके साथ में आई लिख दो, जो वाई कंपोनेंट होगा उसके साथ में जे लिख दो। तो ये तो आ गई भैया इस वेलोसिटी कितनी है। अब ये अगला चीज में क्या पूछा है, वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड, स्पीड कितनी होगी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होता है स्पीड होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मेरी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है और स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी -5 मीटर पर सेकंड।
लेकिन स्पीड क्या होगी? स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, स्पीड को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हाँ, मॉड, बिल्कुल सही। तो स्पीड अगर आपको निकालना है तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? मॉड। मॉड से ही मैग्नीट्यूड निकलता है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? पहले एक अंडर रूट, जो आई के साथ में उसका स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ में उसका स्क्वायर। आप लोग वेक्टर भूल गए क्या? तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आपको स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे इनिशियली जो एंगल था वेलोसिटी का, ये तो 30 डिग्री था। क्या यहाँ पे एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? वेलोसिटी का एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, देखो एक इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी उसकी वेलोसिटी कितनी? इसको जब सॉल्व करोगे ना आपको एक डेटा मिलेगा, इतनी वेलोसिटी। क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, वो ऐसे गोल 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 घूम रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप उस पॉइंट पे क्या करना? टेंजेंट ड्रॉ कर देना, दैट्स इट। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे टेंजेंट मतलब जो टच करके जाए। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, बोलोगे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस बॉडी ने ऐसा अगर मूव करी, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। लेकिन इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये। हॉरिजॉन्टल से देखो इस बार इतना एंगल, और हॉरिजॉन्टल से इस बार इतना एंगल। मैं ये एंगल कैसे निकाल सकता हूँ? थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाला है, आपको एंगल पता था और आपने वेलोसिटीज निकाली थी। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉप करूं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस होता है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे देखो अभी हमारी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है, वो कितना है? 50√3। और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है, वो है कितना? 10। तो ये एंगल तुमको निकालना है, तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अल्फा बोलूं, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। क्या इतना समझ में आया? थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखो यहाँ पे निकाला था, आपको एंगल पता था? 37 वगैरह हम बताते थे आपको, और बोलते थे कि ये देखो 5 और ये 37 है, तो आप ये और ये निकालते थे। इस बार मैंने आप लोगों को ये और ये दिए और पूछा है एंगल निकालो। तो भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। तो यहाँ पे हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं? ये इतना हो जाएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10/50√3। अब ये कितना होता है हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर लेगा सामने वाला, हमें बस निकाल के देना है। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि जब वो पॉइंट यहाँ पे पहुंच चुका है, जब बॉडी जो है वो 4 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गई है, तो उसके लिए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है? मतलब वो एक्स डायरेक्शन में कितनी आगे बढ़ी है और वाई डायरेक्शन में कितनी ऊपर पहुंच चुकी है। कोई बॉडी मैंने फेंकी, 4 सेकंड के बाद मैंने उसकी फोटो खींची। अगर मैंने एक बॉडी को ऐसे फेंका और 4 सेकंड के बाद फोटो खींचा, ग्राउंड में है ये, वो पहले यहाँ थी, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ होगी कि 4 सेकंड के बाद? अगर मैं बोलूं कि बताओ उसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर कर ली और वर्टिकली वो कितना ऊपर जा चुकी है, क्योंकि देखो ऊपर भी दिख रही है। तो ये एक्स और वाई ही आपको निकालना है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। थोड़ी देर पहले ये निकला था हमारा 50√3, इंटू टाइम कर दो 4 सेकंड, और कितना ऊपर जा चुकी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकाला था? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एस इज इक्वल्स टू यूटी, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? यू वाई कितना था? 10,
स्टार्टिंग में नहीं 50 था, याद है ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे 100 sin 30, तो स्टार्टिंग में ये 50 था, 4 सेकंड के बाद -1/2, जी की वैल्यू है 10 और टी स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा ये 16, तो 2 से इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 80, 200 माइनस 80 कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो हॉरिजॉन्टली देखो वो कितना दूर जा चुका है, इतना दूर, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना हो जाएगा 200√3, जितना भी मीटर आए, मतलब हॉरिजॉन्टली वो इतना दूर जा चुका है, और अभी कितनी ऊंचाई पे है वो 120 मीटर की हाइट पे है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। आर और एच क्या था, आर था मैक्सिमम कितना कवर करेगा, किसको, उसमें u sin थीटा बाई जी है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू है कि ये मैक्सिमम कितना दूर तक की जा सकता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है वो एच। एच को डिराइव करते समय हमने कंडीशन ली थी कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो हमको हर समय क्या मिलेगा, वही मिलेगा मैक्सिमम वाला। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0 रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए बस यू टी बच गया। क्या समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट लिखिए टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा, हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी मिले और हाफ ईयरली में भी मिले। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आपको पता है अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ऐसे 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 चला, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, उसमें देखो इक्वल टू के इस तरफ y होता है और इक्वल टू के उस तरफ क्या होता है, x होता है। mx प्लस सी इक्वेशन मुझे पता है, हमें अभी सिर्फ ना पावर पे ध्यान देना है। यहाँ पे पावर होती है 1 और उस तरफ भी पावर क्या होती है 1, mx प्लस सी होता है, मैं कांस्टेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मेरा जो पाथ है ना वो ऐसा है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा पाथ कैसा है, सर्कुलर। और एक सर्कल का जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, तो आपको एक तरफ मिलेगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू के दूसरी तरफ मिलेगा एक्स स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन मैं अभी प्लस माइनस कांस्टेंट वगैरह नहीं देख रहा हूं, आप पावर पे ध्यान दो, पावर पे। लेकिन पता है अगर मैंने आपको बोला कि जो मेरा जो पाथ है ना वो कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके, ये सर्कल का पार्ट नहीं। सर्कल में क्या होता है, उसके सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है, लेकिन इस पैराबोला को देखोगे ना, ये दोनों साइड बस फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ये कभी घूम के ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाने वाला, तो ये फैलते ही जा रहा है। तो ये हमारा पैराबोला है। अब आप बोलोगे सर कि जब अभी आप ना इक्वल टू के इधर y और x लिखोगे, मैं समझ जाऊंगा स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इक्वल टू के दोनों साइड दोनों का स्क्वायर लगा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो एक सर्कल पाथ है। लेकिन सर मैं ये कैसे समझूंगा कि ये पैराबोलिक पाथ है, तो मैं बोलूंगा सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूं एक तरफ y और एक तरफ x, अब मैं पार्शियलिटी कर दूं, इस तरफ मैं लगा दूं स्क्वायर और उस तरफ लगाऊं ही नहीं, या मैं इधर लिखूं y और इधर x की जगह पे स्क्वायर लगा दूं, पैराबोला देखो ऐसा भी बनता है और पैराबोला ऐसा भी बनता है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसी है। अभी मैं सिर्फ इस पे ध्यान दे रहा हूं कि दोनों साइड पावर का मिसमैच है। मिसमैच आपको दिखा ना, तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या बनने वाला है, पैराबोला। तो मैं पहली क्लास से चिल्ला रहा था कि यहाँ पे जो इसका पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है। आप लोगों में से किसी को डाउट आना चाहिए कि सर ये तो मेरे को हाफ सर्कल के जैसे दिख रहा है, सर्कुलर पाथ बोलिए ना, इसको पैराबोलिक क्यों बोल रहे हैं। तो हम पैराबोलिक इसको क्यों बोलेंगे, जब अभी हम इसके पाथ की इक्वेशन निकालेंगे ना, तो पता है वो इक्वेशन कैसी टाइप की मिलेगी, ऐसी टाइप की मिलने वाली है कि इसमें एक तरफ y की पावर कुछ और है और दूसरी तरफ y की पावर कुछ और। हमें मैक्सिमम पावर को देखना होता है। हो सकता है यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x भी लिखा हो, इधर मैक्सिमम पावर कितनी थी 2 और इधर कितनी थी
1, इसका मतलब है पैराबोलिक। मैक्सिमम मैक्सिमम को देखेंगे, इस तरफ मैक्सिमम मैक्सिमम को देखेंगे, इस तरफ मैक्सिमम मैक्सिमम को देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यानी वो जो पाथ को फॉलो कर रहा है ना, उस पाथ का हम लोग एक इक्वेशन निकालने वाले हैं। अगर हमारे पास वो इक्वेशन आ गया तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमको y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक बॉडी है जिसको मैंने यहां से फेंका था और वो यहां पे मिली थी, वापस से आके गिरी थी, तो बताओ जब वो बॉडी यहां पे थी तब वो कितनी ऊंचाई पे रही हो? तो अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप ऐसे इस कर्व को ड्रॉ कर लोगे, बोलोगे अच्छा जब x की वैल्यू इतनी थी तो y की वैल्यू इतनी थी। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी इस पाथ के लिए हमको एक इक्वेशन लिखना है। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। वैसे देखते हैं हम लोग कि इसका इक्वेशन क्या आने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लिखिएगा इसमें we know that horizontal distance traveled by a projectile is x equal to u cos theta into t। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या थी? u cos थीटा, इसी को तो हम ux कहते हैं। तो u cos थीटा इंटू टाइम, अरे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। एक्चुअली में गया था वो ऐसे u, यहां से एंगल थीटा बना के, तो ये कितना हो जाता है? ये u cos थीटा, और ये क्या हो जाता है? u sin थीटा। तो x डायरेक्शन में x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। उसके बाद लिखिएगा एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज क्या? इसको समझाना पड़ेगा कैसे लिखा? वही s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी, यू इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डिस्प्ले सॉरी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में क्या है? u sin थीटा। अब देखो इससे पहले आप लोगों ने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, उसमें कोई टाइम वाइम का टर्म आता था क्या? सर्कल के इक्वेशन में टाइम के टर्म आता था क्या? नहीं। तो हमको ना यहाँ से इस टाइम के टर्म को खत्म करना है। क्या कोई बच्चा इस टाइम के टर्म को खत्म कर सकता है? कहाँ पे? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड होती है ना, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम हमेशा माइनस लगा लेते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में से ना मुझको टी को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां से टी की वैल्यू निकाल लेता हूं। वो कितना हो जाएगा? x अपॉन यू कॉस थीटा, और उसको यहां पुट कर दूंगा। टी की जगह पे यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, टी खत्म। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है। तो देखो मैं लिखूंगा इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा? ये x अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। मुझे बस t को खत्म करना था, तो मैंने पहली इक्वेशन से t को निकाल लिया, कितनी होती है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो u से u कट जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस
हाफ जी, ऊपर में आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ इस इक्वेशन में पार्शियलिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यहां पे y की मैक्सिमम पावर कितनी 1 और उधर पे y की मैक्सिमम पावर कितनी, सॉरी x की 2। पार्शियलिटी दिखी, इसका मतलब क्या है यहाँ पे पैराबोला बनने वाला है। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि इसका जो पाथ है ना वो पैराबोलिक है और उस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन ये होगा। आपको देखो अगर थीटा पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता, बस हमको ना यू और थीटा चाहिए होता है, हम दुनिया की सारी चीजें निकाल सकते हैं। याद करो टी का फॉर्मूला यू साइन थीटा बाई जी, उसके बाद एच का फॉर्मूला आर का फॉर्मूला, सब निकाल लेते हो ना आप। वैसे यहां पे देखो अगर मैं आपको यू और थीटा दे दूं, अब किसी भी एक्स के लिए आपको वाई की वैल्यू पूछूं तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, समझ लो। तो यहां से देखो ये y इज इक्वल टू एक्स, ये देखो कुछ ऐसा ऐसा टाइप का हमको फील हो रहा है। इस टेन थीटा को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, वो कांस्टेंट है a, तो a x, उसके बाद माइनस ये 1/2g, इसको मैं मान लेता हूं b, वेयर a इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड b इज इक्वल्स टू 1/2g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो हमको ये पैराबोला का इक्वेशन दिखने लगा क्लियर क्लियर। इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे उसकी जगह पे मैंने बी लिख दिया। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि वो एक पैराबोला है, उसका जो पाथ है ना, इसके नीचे लिख लेना विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज, ये आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोलिक पाथ है। लिखिएगा एक क्वेश्चन, पता है आपको हमेशा एग्जाम में ए की और बी की वैल्यू पता होगी। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फुटबॉल को जब हम किक मारते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होता है 4x माइनस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5x स्क्वायर। अगर वो इस पाथ को फॉलो करता है तो पूछेगा कि हमको ना u की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ। क्या u की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर कहां से आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को कंपेयर करके देखो, यहां एक्स के साथ कौन है 4 है, वहां एक्स के साथ में कौन है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4। वहां से देख के कंपेयर कर लो। अब यहां से आप निकाल सकते हो कि नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4। मान लो इसकी वैल्यू 1 होती ना तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता, और थीटा की किस वैल्यू के लिए 1 आता है 45 के लिए, तो थीटा आपको तो ऐसे मिल गया। अब अगर थीटा मिल गया है, अब देखो उधर के लिए कंपेयर करो। मैंने ये मन से अभी फ्रेम किया है तो शायद इसमें आंसर ना निकले, पर आपको मेथड समझना है। इधर और इधर कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में वहां पे क्या है 1/2g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 5। अब थीटा तो मिल गया तुमको, जी की वैल्यू पता है, तो आप यू नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो आपने यू भी निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया। और अगर यू और थीटा निकाल लिया
पता है क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि यू और थीटा निकालो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा टी निकालो, एच निकालो, आर निकालो। तो बच्चा कंफ्यूज कि हमको तो यू और थीटा दिया ही नहीं है, तो आपको यहां से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करके फिर आप यू निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। समझ गए ना? थीटा आ गया तो फिर यहां से यू आ गया। क्या ये हो पाएगा? तो मेरे पास अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर करा दूंगा, बट आप समझ गए कैसे करना है। बस कंपेयर करना है, टेन थीटा तो फ्री में मिल रहा है, उसको वहां पुट कर देंगे तो यू भी मिल जाएगा। अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट नोट, ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और जेडब्ल्यू में भी पूछता है। नोट नंबर 1, when two projectiles are thrown, when two projectiles are thrown with equal speed, with equal speed at angle theta and 90 minus theta, at angle theta and 90 minus theta, then their ranges are equal, यानी r की वैल्यू इक्वल रहती है, then their ranges are equal। देखो कहने का मतलब क्या है, एक बार मैंने एक स्टोन को फेंका, और इसको जब मैंने फेंका ना, तो अब मैंने इसको फेंका मान लो 30 डिग्री के एंगल से। अगर मैंने इसको 30 डिग्री के एंगल से फेंका तो इसने ये वाली डिस्टेंस को कवर किया होगा। अब अगली बार मैं इसको किस एंगल से फेंकूंगा, 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पता है अब अगर अगली बार मैं इसको फेंकूंगा किस एंगल से, ये एंगल है 90 माइनस 30, तो पता है वो सेम उतनी डिस्टेंस पे जाके गिरने वाला है। बस आपको सेम स्पीड से फेंकना है। अगर सेम स्पीड से आप थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तो वो एक ही जगह पे जाके गिरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर है इतना? अगर बताओ यहां पे मैंने इसको फेंका 15 डिग्री के एंगल पे, तो ये यहां पे जाके गिरा है। मैं सेम वेलोसिटी से कितने एंगल पे फेंकूं कि वो यहीं पे जाके गिरे? हाँ, तो कितना हो जाएगा, 75। तो पता है अगर मैं इसको 75 के एंगल पे फेंकूंगा तो ये सेम यही डिस्टेंस को कवर करने वाला है, सेम ये डिस्टेंस। तो देखो आप लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर देखो किसी बच्चे ने थीटा की वैल्यू 0 रखा है, 0 डिग्री पे फेंका है, तो बॉडी कितनी दूर जाएगी, साइन थीटा यानी कि 0, साइन 0 यानी कि 0 होता है, तो बॉडी कितनी दूर जाएगी, 0 डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू 1 डिग्री रखेगा, पता है कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाएगा ना, वैल्यू बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये वैल्यू कहां तक के बढ़ेगी, जब थीटा की वैल्यू 45 रख दोगे ना, तो ये साइन 90 बन जाएगा। और साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, कितनी होती है, 1। तो पता है बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन अब आपने इसको कर दिया 46, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 92। अब वापस से साइन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है, फिर 1 से धीरे धीरे कम होती है और फिर -1 तक के जाती है। तो देखो इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो रेंज की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, कम। तो इसलिए यहां पे जितना मिला है, इसका जब आप 90 माइनस करोगे ना, तो आपको सेम उतनी डिस्टेंस पे आपको वो बॉडी जो है वो जाके मिलेगी। आप लोग 180 माइनस थीटा वाला सब कुछ सीख गए ना? आता है कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। हाँ, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जितने एंगल पे आपने फेंका है, अगर 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तो बॉडी उतनी ही दूर पे जाके गिरेगी। बस आपकी स्पीड सेम होना चाहिए, यहाँ जो यू था यहाँ पे भी वही हो। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर मैक्सिमम रेंज, आर की वैल्यू मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम रेंज,
रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम रेंज मिले, आप जेवलिन थ्रो खेलते हैं, आप चाहते हैं कि जेवलिन मैक्सिमम डिस्टेंस तक के जाए, भाई यू जो है इनिशियल वेलोसिटी, आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम आपने स्पीड दे दी, अगर आप एंगल अपना सही रखे तो पता है आप मैक्सिमम रेंज को कवर कर सकते हैं। तो जेवलिन थ्रो में या डिस्कस थ्रो में यही होता है, जो एंगल को मैच कर गया वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो यहां पे बताओ थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन मैक्सिमम होने वाला है। साइन 90 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, पर अंदर मैंने एक 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो थीटा जब 45 होगा ना तो ये अपने आप साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वो है 1। तो यहाँ पे आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1। ये लिख देंगे हम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मैक्सिमम रेंज निकालिए, तो आप सीधा यू स्क्वायर बाई जी कर देना, खत्म। अगला पॉइंट है, एट मैक्सिमम हाइट। अब देखो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, मतलब आप समझ गए ये वाले पॉइंट पे है। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। मैंने अभी निकाला था ना, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो जहां पे भी मैं पूछूं पता है वहां पे सर ये है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। आप लोग जानते हो वर्टिकल तो जीरो हो गई, हॉरिजॉन्टली बची थी, उसी की डायरेक्शन दिख रही है। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा इसको पुल करती है। तो एक्सेलरेशन पता है इस डायरेक्शन में है। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है ना, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ कि कहां पे कितने सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ऐसा बोला है, लेकिन हमको कौन सा पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट, कि ऐसा तो सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही होता है। उसके बाद लिखिएगा फोर्थ पॉइंट, एट क्या क्या बोला मैंने, एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। उसके बाद चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे आपको काम आने वाला है, इस चैप्टर में इसका काम नहीं होगा, अगले चैप्टर में लेकिन इसका बहुत यूज होना है। लिखिएगा, व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड एट पॉइंट ए, कैपिटल ए, मैं भी डायग्राम में बनाऊंगा पॉइंट को, एट पॉइंट ए कॉमा, देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। जब वापस से ग्राउंड में आ गया तो y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्राउंड पे ही आ गया ना, तो y की वैल्यू 0। तो y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज, यहां पे अगर उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो u था, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो यहां पे अगर उसकी ऐसी वेलोसिटी u थी, तुम जितनी स्पीड से बॉल को फेंकोगे ना, वो जब कैच करेगा तुम्हारा दोस्त, सेम स्पीड से उस बॉल को कैच करने वाला है। समझ आए। तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड u थी, तो पता है यहाँ पे भी इसकी स्पीड u होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। यहाँ पे इसने एंगल बनाया था थीटा, तो यहाँ पे पता है ये वाला जो एंगल होगा ये होगा थीटा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ऊपर थीटा एंगल था, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से नीचे वाला एंगल थीटा होगा। तो बॉडी में, सॉरी, जो बॉडी का जो मोशन है वो कितना चेंज हुआ है, 2 थीटा। पहले देखो ऐसा था,
थीटा चेंज होके 0 हुआ, देखो ऐसे होते होते यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, अब थीटा की वैल्यू उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, तो टोटल थीटा कितना चेंज हुआ है, 2 थीटा। अगर मान लो ये 30 डिग्री होता तो ये नीचे भी 30 होता, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 60 डिग्री। आगे चल के हम लोग चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे उसमें ये काम आएगा, वहां पे मैं आपको आज की क्लास का याद दिलाऊंगा कि देखो टोटल चेंज इन एंगल कितना होता है, 2 थीटा। तो लिखिएगा, व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू ग्राउंड एट पॉइंट ए, ये कैपिटल ए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ओ। एट पॉइंट ए its coordinate y coordinate is 0 and its magnitude of velocity is u, उधर भी u था और इधर भी u है, at an angle theta with the ground, y coordinate is 0 and its magnitude of velocity is u at an angle theta with the ground. Therefore, ये है इंपॉर्टेंट लाइन, टोटल चेंज इन एंगल इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अच्छा, अब क्लास हम खत्म कर रहे हैं, उसके पहले प्लीज एक साथ, अगर ये u है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। यहां पे अगर मैं बोलूं आप इस u वेक्टर को डिफाइन करो, तो आप पहले यहां क्या लिखोगे, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, बोलो u cos थीटा i कैप प्लस j कैप। अगर मैं बोलूं आपसे यहां पे इस u वेक्टर को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे पहले, अभी देखो इसके दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, दोनों कंपोनेंट के बीच में फंसता है ये, यहां पे भी देखो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में फंसा है ये, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, वेरी गुड, क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है और हमें पता है इस डायरेक्शन में तो बस u cos थीटा ही मिलता है, ये हो जाएगा क्या, u sin थीटा। यहां पे मैं क्या लिखूं, u cos थीटा i कैप प्लस लिखूं या माइनस, माइनस u sin थीटा j। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ है, तो वो क्या करेंगे, यहां पे जो वेलोसिटी थी माइनस यहां पे जो वेलोसिटी थी, तो जब वो दिस माइनस दिस करेंगे तो पता है कॉस थीटा वाला टर्म कट जाएगा, और हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, तो पता है क्या बचेगा, दिस माइनस दिस, वो तो पहले से माइनस में है, ये भी माइनस में हो लिए, और अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2u sin थीटा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो मुझको वहां पे जे कैप नहीं लगाना है, कितना मिले 2u sin थीटा जे। तो अगर आपसे पूछे कि इसका एंगल कितना चेंज हुआ 2 थीटा, और इसकी वेलोसिटी कितनी, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज हुई क्या, नहीं, सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज हुई, ऊपर जा रहा था 5 अब जा रहा है नीचे 5, यानी टोटल 10 का चेंज हुआ है, ऊपर 5 जा रहा था अब नीचे 5, मतलब चेंज कितना हुआ है 10। तो देखो ये आ गया चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या यहां तक की क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग कुछ और छोटे छोटे डेरिवेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, फिर रेनमैन और हाँ रिवर बोट वाला प्रॉब्लम कर लेंगे। जेई में क्या नहीं आता है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। ओके।